फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बियर्ड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तापीय प्रदूषण के प्रभाव को और हम उसको किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं उसको भी हम देखेंगे। इससे पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है जो तापीय प्रदूषण है उसका अर्थ क्या है और उसके स्रोत क्या है, ठीक है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और भी मैंने कंटेंट क्रिएट किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम तापीय प्रदूषण के प्रभाव को जाने उससे पहले हम दोबारा से एक बार अगर डेफिनेशन को समझ ले तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि किसी भी जल निकाय का, कोई भी जल निकाय है, कोई समुद्र, नदी या फिर जो तालाब है, उसका टेम्परेचर बढ़ना या वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाना, जो भी उद्योगों से धुआं निकलता है उसमें केवल वायु प्रदूषण नहीं होता है बल्कि वो एनवायरमेंट को गर्म भी कर देती है। वो जो गैसेस निकलती हैं इंडस्ट्रीज से निकलती हैं या मानव द्वारा की गई अन्य गतिविधियों से जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, तो टेम्परेचर के द्वारा जो एनवायरमेंट में परिवर्तन आ रहा है उसे ही हम तापीय प्रदूषण कह रहे हैं, जिसका प्रभाव जो है वो जो हमारा वाटर जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी हम कह सकते हैं वाटर इकोसिस्टम है, उस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हालांकि वायुमंडल है उस पे भी इस चीज का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो हमारा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर जो है वो तापीय प्रदूषण का बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। क्योंकि जो हमारा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें क्या है, एक स्थिर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है, और उसमें जब लगातार मतलब अचानक से परिवर्तन आ जाते हैं तो उसमें जो रहने वाले जीव हैं वो अनुकूलन नहीं कर पाते हैं, अडेप्टेशन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनका जीवन खतरे में आ जाता है। और जब उनका जीवन खतरे में आ जाएगा तो क्या है, उन पर आश्रित रहने वाले जो मनुष्य है, जो मानव है, उनका जीवन भी खतरे में आ जाता है। तो इस तरीके से क्या है, हम तापीय प्रदूषण को हम समझ ही चुके हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं जो तापीय प्रदूषण है उसके प्रभाव क्या है। यानी अगर हम पहला देखें कि जलाशयों के तापमान में वृद्धि, जल तंत्र में कई तरह की हानियां, जब जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग हैं, उनके द्वारा, जैसे कि हम कहते हैं कि जब हम मशीनों को ठंडा कर रहे हैं तो हम उसके लिए जो सामान्य जल है, जो नदियों का जल है, जो तालाब का जल है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और मशीनों को ठंडा करने के बाद में हमने वो जो गर्म पानी है बिना ठंडा करके हमने क्या किया, दोबारा से तालाब या नदियों में दोबारा से प्रवाहित कर दिया, दोबारा से जलाशयों में डाल दिया। तो क्या हुआ, अचानक से जो हमारे जल निकाय हैं उनका टेम्परेचर अचानक से बढ़ा, जिससे कि क्या है, जल तंत्र में कई तरह की हानियां होती हैं, यानी मछलियां मर जाती हैं और उनमें जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनको भी क्या प्रभावित कर देता है तापीय प्रदूषण। तो दूसरा अगर हम बात करें तो परावैंगनी किरणों की अधिकता से कई बीमारियां जैसे कैंसर, त्वचा रोग में वृद्धि होती है। अब अगर हम बात करें तो सूरज से आने वाली कई सारी यूवी रेज होती हैं। कुछ किरणें क्या होती हैं, वो परावर्तित होकर सूरज के पास वापस चली जाती हैं, लेकिन कुछ किरणें क्या है, पृथ्वी ऑब्जॉर्व कर लेती है ना, मतलब पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है। तो इससे क्या होता है, और जो हमारे इन्वायरमेंट है उसमें जो CO2 की मात्रा है और जो मीथेन गैस है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव से उत्पन्न होती है, वो क्या होती है, वो जो गैसेस मतलब जो विकिरण आ रही है सूर्य से, उनको पृथ्वी के बाहर जाने नहीं देती है, जिस वजह से क्या है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर पृथ्वी का 1% भी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो वो किसी भी वनस्पति या जीव जंतु या फिर किसी के लिए भी हानिकारक सिद्ध होता है। और पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है मानव की गतिविधियों के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, मनुष्य को कई तरीके की क्षति होने लगती है, कई तरीके के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें एक कैंसर हो जाता है और त्वचा संबंधी बहुत सारे रोगों का मनुष्यों को सामना करना पड़ता है। साथ में अगर हम बात करें तो ओजोन का क्षरण हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर जो CO2 की मात्रा है, क्योंकि हम लगातार पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं और ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है जो इन्वायरमेंट को शुद्ध रख सके, है ना, फ्रेश रख सके, ऐसा कोई हमने रिसोर्स नहीं क्रिएट किया हुआ है। और हम लगातार क्या करते जा रहे हैं, इन्वायरमेंट को क्षरित करते जा रहे हैं, दूषित करते जा रहे हैं हर तरह से, ठीक है। हालांकि कई सारी योजनाएं, कई सारे प्लान्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण इस चीज में मतलब बहुत ज्यादा कमी आई है कि हम इन्वायरमेंट के प्रति सजग रह पाए। ओजोन परत है उसमें भी क्षरण हो रहा है लगातार, जो हमारी पृथ्वी को यूवी रेस से बचाती है, यानी सूरज से आने वाली जो भी विकिरण है उनसे बचाती है, तो वो भी क्या है, लगातार क्षरित होती चली जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ध्रुवीय प्रदेशों तथा पर्वतों के शिखर पर जमी बर्फ के पिघलने से समुद्रीय जल का स्तर ऊंचा हो जाता है। यानी जो भी बर्फ है, हम उत्तरी ध्रुव पे देखते हैं तो वहां पे बहुत सारी बर्फ जमी हुई है, बहुत सारे ग्लेशियर हैं, वो तो क्या हो रहा है, वो लगातार पिघलता चला जा रहा है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है
है पृथ्वी का, तो गर्मी के कारण क्या हो रहा है, जो बर्फ जमी हुई है ध्रुवों पे वो क्या हो रही है, पिघल रही है, और उनका जल्दी जल्दी पिघलने से क्या हो रहा है, जो सागर है, जो महासागर है, उनका जल ऊंचा उठता चला जा रहा है, और उनके जल के बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, जो भी तटवर्तीय क्षेत्र है, जो भी जैसे गुजरात है, केरल है, तमिलनाडु है, ये जितने भी हैं वो कहाँ है, हिंद महासागर है, अरब सागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में अगर हम भारत के देखें तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो कुल मिला के सारे ही तटवर्तीय क्षेत्र हैं, तो जिससे कि क्या है, जब समुद्र का जल लगातार बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या है, कई तरीके से बाढ़ आने की संभावना है। जो केरल है या जो असम है इस तरीके के, या पश्चिम बंगाल है, तो इस तरीके के जो क्षेत्र हैं वो बहुत ज्यादा बाढ़ से ग्रसित हो सकते हैं। किसके द्वारा, तापीय प्रदूषण के द्वारा। फिर अगर हम अगला देखें तो आती है हमारी वाटर साइकिल, यानी जो जल चक्र है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से हमें कई क्षेत्रों में देखना पड़ रहा है सूखा, और कई क्षेत्रों में हमें बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें अगर हम बात करें तो बिहार ऐसा एक राज्य है जिसमें जो 76% जो लोग हैं वो क्या है, बाढ़ से ग्रसित है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो असम है, जो पश्चिम बंगाल है, इधर वाले जो इलाके हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, बाढ़ से पीड़ित है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो कृषि भूमि का अभाव होना, यानी जब हम जल को दूषित कर देंगे, यानी जल में रहने वाले जो जीव हैं वो खत्म हो जाएंगे, जल की जो गुणवत्ता है हम उसको खत्म कर देंगे, तो क्या होगा, जो कृषि भूमि का है वो भी अभाव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं पे हम सूखा देख रहे हैं, जहां पे पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वहां पे खेती के लिए भूमि नहीं बच पाएगी। भूमि क्या है, पेड़ पौधों को उगाने के लिए उपजाऊ नहीं बचेगी जब उसे प्रॉपर जल की मात्रा नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से क्या है, कृषि भूमि का अभाव भी तापीय प्रदूषण के द्वारा देखा जाता है। साथ में मौसम का बदलाव, मौसम के बदलाव की अगर हम बात करें तो कोई मौसम छोटा होता चला जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें 6 महीने बाद गर्मी आती है और 6 महीने तक ठंड चलती है, जो हमारे पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, तो वहां पे 6 महीने गर्मी, 6 महीने सर्दी रहती है, लेकिन क्या होता है 6 महीने से पहले ही सर्दी आ जाती है। यानी कुल मिला के जो मौसम है वो बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित हो रहे हैं, यानी क्लाइमेट चेंज बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है मानव की क्रियाओं के द्वारा। यानी तापीय प्रदूषण इस बात का भी क्या है, एक तरीके से प्रभाव डालता है कि जो मौसम में बदलाव है वो जल्दी जल्दी हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो O2 का अभाव, चाहे वो हम जलीय निकाय यानी जल में रहने वाले जीवों की बात करें या फिर हम स्थल पे रहने वाले जीवों की बात करें, जब इन्वायरमेंट का जो ताप है वो बढ़ता है और CO2 या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर बहुत अन्य तरीके की जो मीथेन गैस है उनकी मात्रा बढ़ती है, तो क्या है, O2 की कमी आती है, क्योंकि हम वन नहीं लगा रहे हैं, यानी जो भी हम पेड़ पौधे हैं वो हम लगा नहीं रहे हैं, वृक्षारोपण नहीं कर रहे हैं, और साथ में क्या है, हम लगातार पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं और लगातार प्रदूषण करते चले जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज में लगातार, उद्योग में हम क्या कर रहे हैं, खपत करते जा रहे हैं जल की, तो इस तरीके से क्या है, वहां ऑक्सीजन की कमी भी हो। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। तो चलिए अब हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि जो तापीय प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के उपाय क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि जो तापीय प्रदूषण है उसके नियंत्रण के उपाय क्या हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उद्योग से निकलने वाले धुएं में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको बहुत कम मात्रा में छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सूरज से जो यूवी रेज है वो आ रही हैं और पृथ्वी के तापमान को गर्म कर रही हैं। प्लस हम क्या कर रहे हैं, जो भी उद्योग लगा रहे हैं उससे हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा गैसेज छोड़ रहे हैं एयर में, जिससे जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें हम ग्रीन हाउस गैसेस को देखते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, CO2 है। तो इस वजह से क्या है, जब वायुमंडल में इन गैसेस की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तापमान बढ़ने लगता है। तो हमें क्या करना है, उद्योग में ऐसे संयंत्रों का इस्तेमाल करना है, उद्योग लगाना है जिसमें हम ज्यादा मात्रा में ऐसी जो गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव में निकलती हैं, तो उस तरीके की गैसेस को हम बहुत कम मात्रा में वायुमंडल में छोड़ें, जिससे कि जो पृथ्वी है उसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा ना बढ़े। हम लोग देखें तो उद्योगों द्वारा गर्म उद्योग अपशिष्ट को बहुत ही कम मात्रा में पानी में छोड़ना, यानी जो भी हम क्या कर रहे हैं, मशीनों को ठंडा करके जो भी हम पानी जो है वो तालाबों में या नदियों में बहा रहे हैं, या फिर जो भी रसायन निकल रहा है या जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, जो भी सड़े गले या फिर जो भी जिस भी तरीके के अपशिष्ट पदार्थ हैं, कोई पॉलिथीन हो गई या किसी भी तरीके का कूड़ा करकट है, वो हम क्या करें, जल में ना बहाकर, और अगर जल में बहाने की जरूरत
भी है तो भी हम क्या करें, बहुत कम मात्रा में जल में उस चीज को डालें। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है, प्रत्येक व्यक्ति का ये नैतिक कर्तव्य है कि वो ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए, और अगर अपना जीवन चाहता है तो हर व्यक्ति को क्या करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि जो हमारा एनवायरमेंट है वो ठंडा रहे, उसमें गर्मी ना पैदा हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो वाहनों में पूर्ण रूप से शुद्ध तेल का इस्तेमाल करें, जिससे कि जो उससे निकलने वाला धुआं है वो वायुमंडल को ज्यादा गर्मी प्रदान ना करे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, यानी ओजोन को जितने भी पदार्थ क्या कर रहे हैं, छलित कर रहे हैं, उन सभी पे सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना चाहिए। और निरंतर, यानी अगर कोई भविष्य में ऐसा पदार्थ बनता है जो ओजोन परत के क्षरण में सहयोग दे रहा है तो उस पे भी प्रतिबंध लगाना जरूरी हो जाता है, वरना जो पृथ्वी की ओजोन लेयर है जो हमारी सूरज की किरणों से क्या करती है, हमारा बचाव करती है, हमारी पृथ्वी को बचाती है, फिर अगर वो ओजोन परत खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो सूरज का डायरेक्ट प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा और यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा, और पृथ्वी की क्या हालत होगी ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। इसमें हम इतना ही रखते हैं, ये छोटा सा टॉपिक था क्योंकि एक वीडियो में हमने पहले भी इसे डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए टॉपिक यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।